Hello everyone and welcome to Politics की पाठशाला. Namaste to all of you. I hope you are doing great people. In today's lecture, we will cover the Speaker of the Lok Sabha, one of the most important constitutional position in Indian democracy. This is our lecture number 23. इससे पहले हमने टोटल 22 लेक्चर फॉर पॉलिटी मेंस के कवर कर चुके हैं. ये मेंस की एक लेक्चर सीरीज है. अगर आपने इसको सीक्वेंस में नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी. बट आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बनाएं, बिकॉज डी डे पर वही आपको हेल्प करेगा रिवाइज करने में. आप 1 पेजर शॉर्ट नोट्स इसके बनाए हो. किस फॉर्म में हो सकते हैं? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, कमिटी और सुप्रीम कोर्ट की जजेस एंड सम आर्टिकल वगैरह के फॉर्म में. ऐसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर? सो हम देखेंगे इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, स्पीकर का रिमूवल का प्रोसेस क्या है, द रोल ऑफ स्पीकर एंड रिलेटेड केस स्टडीज, एग्जांपल्स देखेंगे, एंड द इश्यूज कैसे पॉलिटिसाइज्ड हो गया है ये पोजीशन, हम उसको डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एग्जांपल्स. ठीक. एंड देन फाइनली ए प्रॉपर वे आउट एंड अ ग्लोबल कंपैरिजन. What India should learn from other countries, क्या उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनके स्पीकर्स कैसे होते हैं, इंडिया को क्या चीजें उनसे अडॉप्ट करनी चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली वी विल आल्सो डिस्कस पीवाईक्यूज रिलेटेड टू दिस टॉपिक. ठीक, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट. आर्टिकल 93, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. 2 आर्टिकल आपको याद रखने हैं. 1 आर्टिकल 93, second article 178. article 93 for speaker and deputy speaker, article 178 for speaker in state legislative assembly. ठीक. अभी तक हमने जो देखा था लास्ट लेक्चर तक कि वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज में 2 चैम्बर्स होते थे. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी कांग्रेस में 2 चैम्बर हैं. ये 2 चैम्बर कौन से हैं? वन इज सीनेट, इसी के इक्विवेलेंट इंडिया में राज्यसभा है, अपर हाउस. सेकेंड इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसी के इक्विवेलेंट इंडिया में है लोकसभा. सिमिलरली यूके की डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो यूके की पार्लियामेंट में 2 चैम्बर हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इक्विवेलेंट इंडिया में राज्यसभा है, अपर चैम्बर, और ये लोअर हाउस है लोकसभा. इंडिया में भी हमने बाय ये डुअल चैम्बर सिस्टम अडॉप्ट किया इंडिया की पार्लियामेंट में. और इंडिया में है लोकसभा, दैट इज फर्स्ट राज्यसभा, अपर चैम्बर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड लोकसभा द हाउस ऑफ पीपल. सो ये लोअर हाउस हो गया, ये अपर हाउस हो गया. अपर हाउस का चेयरपर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, और यहाँ स्पीकर होते हैं. सो अगर हम ध्यान से देखें तो जो डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड की, इन सब में डुअल चैम्बर सिस्टम है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस. बेसिक आइडिया एज सच कोई बहुत नेसेसरी नहीं होता है डबल चैम्बर रखना, बट हमने भी ये चीजें अडॉप्ट की. बट इंडिया का जो ये चैम्बर 2 चैम्बर हमने अडॉप्ट किया, लोकसभा राज्यसभा, ये थोड़ा सा डिफर करता है. फॉर एग्जाम्पल जब यूएस की सीनेट की बात करते हैं, जो अपर हाउस है, ये वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे पावरफुल अपर चैम्बर है. सबसे वीकेस्ट अगर अपर चैम्बर कहीं देखने को मिलता है तो यूके में है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स. बट इंडिया के केस में राज्यसभा इसके एक कहीं मिडवे में आता है. हमने एक मिक्स बैग अडॉप्ट किया है. राज्यसभा इज नीदर वेरी वीक नॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल. हमारे यहाँ वो एक मॉडरेट वे में है. फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट मनी बिल एंड फ्यू इंस्टेंसेस, राज्यसभा हैज ऑलमोस्ट इक्वल पावर टू द लोकसभा. बट सीनेट यहाँ ऐसा नहीं है, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
द वीकेस्ट चैम्बर होता है, वीकेस्ट लोअर चैम्बर इन द वर्ल्ड। बट जो यूके का हाउस ऑफ कॉमन्स है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लोअर हाउस है इन द इंटायर वर्ल्ड। तो ये डेमोक्रेसीज ऐसे हो रही हैं। बट जो अपर हाउस, द बेसिक आइडिया डबल चैम्बर का ये था कि एक हाउस में स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब पार्लियामेंट की बात होती है तो राज्यसभा है, लोकसभा है। लोकसभा में इलेक्टेड लोग जा रहे हैं जिनको डायरेक्ट इलेक्शन है, पब्लिक का डायरेक्ट मैंडेट है, ये जाके सेंट्रल लेवल पर पॉलिसी बना रहे हैं। स्टेट का कहाँ रिप्रेजेंटेटिव हो, वो राज्यसभा में होता है। इसलिए देखोगे कि राज्यसभा में यूपी में 31 सीट्स हैं, सम नदर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको एक एक सीट देखने को मिलती हैं। तो ये राज्यसभा, इसको फेडरल चैम्बर बोलते हैं। सीनेट में जब आप देखते हैं तो दो सीनेटर्स जो होते हैं ये ईच स्टेट से आते हैं यूएस के। तो टोटल 50 स्टेट्स हैं, 100 सीनेटर्स यहाँ बैठते हैं सीनेट में। ठीक, तो ये एक फेडरल चैम्बर है। यूएसए ट्रू फेडरल चैम्बर को फॉलो करता है, कंप्लीट फुल्ली फेडरल है, ट्रू फेडरलिज्म यहाँ है। इंडिया में क्वाजी फेडरल है, केसी वेयर कॉल इट क्वाजी फेडरल। और एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म इसको बोलते हैं कि यूपी के नंबर ऑफ एमपीज राज्यसभा में ज्यादा हैं, मिजोरम के कम है, मणिपुर के कम है, गोवा के कम है, एक सीट है, किसी की 2 सीट है, किसी की 4 सीट है, बट यूपी की मैक्सिमम है। तो हम फॉलो करते हैं एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म को, यूएसए फॉलो करता है प्रॉपर फेडरलिज्म को। तो केसी वेयर सेज कि यूएसए एक फुल फेडरलिज्म है, इंडिया एक क्वासी फेडरलिज्म है, क्योंकि यहाँ राज्यसभा भी एसिमेट्रिकल है। ठीक, यूके के केस में फेडरलिज्म नाम की चीज नहीं है। यूके जो है एक यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये यूनिटरी सिस्टम में बिलीव करता है। तो यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स सबसे वीकेस्ट होते हैं। ये राज्यसभा, ये जो अपर चैम्बर है, ये द वीकेस्ट चैम्बर है इन द इंटायर वर्ल्ड अपर हाउस में। ठीक, तो ये हमने समझा कि कैसे ये वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज में रन हो रहा है। हम यहाँ इसी स्पीकर की पोजीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 2 आर्टिकल हमने बताया, 1 इज आर्टिकल 93, सेकंड इज आर्टिकल 178। आर्टिकल 93 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, एंड 178 में स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, तो ये 2 आर्टिकल अगर आप याद रखते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। स्पीकर की जो पोजीशन है ये इवॉल्व होती है, इसका आइडिया ओरिजिनेट होता है 1919 मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से। बाद में ये एक्ट 1921 में प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होता है। तब ये पोजीशन स्पीकर नहीं थी, प्रेसिडेंट की पोजीशन थी। बाद में 1935 का जो एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ डिमांड होती है कि इसकी पोजीशन को स्पीकर कर दिया जाए, हो भी जाता है, बट ये अडॉप्ट नहीं होता है क्योंकि कुछ पार्ट क्या होते हैं 1935 के इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, और वो 1919 के ही जो पार्ट होते हैं वो 1947 तक कैरी ऑन होते हैं, उसमें से स्पीकर भी रहता है। तो ये आइडिया अडॉप्ट नहीं किया जाता, तो 1947 तक वही 1919 का जो एक्ट है यही चलता रहता है। बट 35 में आइडिया स्पीकर का आ चुका था, एंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो उसके बाद हमने 1947-50 में इसको क्रिएट किया स्पीकर की पोजीशन। तो आप एक बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन यहाँ से भी कर सकते हैं कैसे ये ओरिजिनेट होता है स्पीकर की पोजीशन। ठीक, सो अभी प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 93, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, दैट मीन्स द लोक सभा, shall as soon as may be choose 2 members, one is speaker, second is deputy speaker। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, shall as soon as may be, इसको याद रखे रहना। अभी जब हम डेप्यूटी स्पीकर को डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे इस वर्ड से कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो रहा है, बिकॉज अभी भी डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन है नहीं, वो सीट वैकेंट है। ठीक, बट यहाँ वर्ड shall as soon as may be लिखा गया है, और लास्ट 17th-18th लोकसभा में जो है यहाँ हम डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन ही वैकेंट है, अपॉइंट ही नहीं किए हुए हैं, बट आर्टिकल तो बोलता है shall as soon as may be। तो दिस इज द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। ठीक,
तो ये तो बेसिक आइडिया है 93 में। सेकंड, अगर आपको इंट्रोडक्शन में प्रॉपरली लिखना हो कि द स्पीकर, ऐसे आप लिख सकते हो, हमने यहाँ एक पंडित नेहरू की कोटेशन में लिखा है, द स्पीकर रिप्रेजेंट्स द हाउस, द डिग्निटी ऑफ द हाउस and the freedom of the house. Since the house represents the nation in a particular way, the speaker becomes the symbol of the nation's freedom and liberty. India's first Prime Minister पंडित नेहरू। आप एक कोट याद कर सकते हैं, ऐसे ही आप इंट्रोडक्शन में सपोर्ट कर सकते हैं विथ आर्टिकल 93 एंड आर्टिकल 178 if the question comes related to state legislative assembly, ठीक। And speaker is the arbiter of the legislative decorum in India's parliamentary democracy and he represents the conscience of the house. Simple introduction, आप कहीं भी फिट कर सकते हो, बट क्वेश्चन एकदम प्लेन नहीं आता है, क्वेश्चन आएगा क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, आप जस्ट उसका हाफ पार्ट यहां अटैच करोगे इंट्रो में, सो दैट आप उसको कनेक्ट कर सको क्वेश्चन को। तो आप जस्ट इसी इंट्रो में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका एक छोटा सा टच इसमें दोगे, अगर वो क्रिटिसिज्म से है, चैलेंजेस से, इशूज से है, रिफॉर्म से लेकर जैसे भी क्वेश्चन है, उसका एक थोड़ा सा इसमें टच दोगे और प्रॉपर इंट्रोडक्शन फ्रेम कर दोगे। अभी हम लास्ट में उसको देखेंगे। नाउ इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है? इलेक्शन का प्रोसीजर, मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर अमंग देमसेल्व्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। ऑल्दो इलेक्शन ऐसा सच अभी होता नहीं है, ये पीएमओ से ही डायरेक्ट इसका मेंबरशिप होता है, बाद में वो डायरेक्टली अपॉइंट कर दिए जाते हैं। बट अगर इन केस इलेक्शन होता तो सिंपल मेजॉरिटी से ही इलेक्ट किए जाएंगे और प्रेसिडेंट उस इलेक्शन डेट को फिक्स करते हैं। एंड देयर इज नो सेपरेट ओथ, वही एज एन एमपी जो उन्होंने ओथ लिया है वही वहां वर्क करती है। बिकॉज अगर आप एमपी नहीं हो तो लोकसभा में, तो आप स्पीकर नहीं हो सकते हो, ये मैंडेटरी होता है। जिस दिन आप एमपी की पोजीशन लूज करोगे, आप स्पीकर की पोजीशन भी लूज कर जाओगे, ठीक। सो बट रिमूवल प्रोसेस जो है, रिमूवल प्रोसेस कैसे होता है? रिमूवल प्रोसेस, अगर रिमूवल रेजोल्यूशन आपको पास करना है तो आपको 14 डेज प्रायर नोटिस देनी पड़ती है, रिटर्न नोटिस, ठीक। एंड देन इंट्रोडक्टरी स्टेज पे आपको 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। एंड देन आफ्टर रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल अंडर कंसिडरेशन एंड ड्यूरिंग दिस टाइम स्पीकर विल नॉट प्रिसाइड, हु विल प्रिसाइड? द हाउस डेप्यूटी स्पीकर। बट स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेंगे, बट स्पीकर हैज द राइट टू स्पीक, डिफेंड एंड वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस। जनरली स्पीकर क्या होते हैं, ये कास्टिंग वोटिंग की पावर होती है, दैट मीन्स ये टाई वोट करते हैं जब 50-50 हो जाता है, तो इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए। बट अगर इनके अगेंस्ट में रिमूवल रेजोल्यूशन पास हुआ है, मोशन हाउस में है, ऐसे केसेस में ये फर्स्ट इंस्टांस में वोट करेंगे, ये टाई वोट, कास्टिंग वोट नहीं करते हैं, ये सबसे पहले ही वोट करेंगे। एंड लोकसभा, दिस रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय द इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो अगर ये डिस्कस मैटर हो गया है एंड फाइनली जब इसको पास करना है रिमूवल का, तो उसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। इफेक्टिव मेजॉरिटी मैंने पहले भी डिस्कस किया, इफेक्टिव मेजॉरिटी होती क्या है? सिंपल अगर इसको बोले, द देन मेंबर ऑफ द हाउस, दैट मीन्स द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। एक बार फिर से लाइन बोलो तो आपको समझ में आ जाएगी, द देन मेंबर ऑफ द हाउस, यानी अभी जितने मेंबर्स हैं टोटल पार्लियामेंट में। फॉर एग्जाम्पल, टोटल अभी सीट्स कितनी है? 543। लेट सपोज वैकेंसी हो गई हाउस में, अब वो वैकेंसी में भी डिस्क्वालीफाई हो गए, उस पर्टिकुलर एरिया का कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्शन ही नहीं हुआ है, तो लेट सपोज 3 वैकेंसी है और किसी पर्टिकुलर दिन वोटिंग हो रही, तो वहां 40 मेंबर्स एब्सेंट हैं, तो टोटल प्रेजेंट कितने हैं? 500। इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है द देन मेंबर ऑफ द हाउस। द देन मेंबर ऑफ द हाउस, उस हाउस की टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेंथ कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेंथ कितनी है? ये 543 प्लस 40, 543 में से 3 माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में हाउस की स्ट्रेंथ नहीं है, तो 3 सीट वैकेंट है, इस पे तो इलेक्शन ही नहीं हुए हैं या वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गए। तो प्रेजेंट टाइम में हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है 540। ये 3 मेंबर नहीं है क्योंकि ये वैकेंसी है, और ये एब्सेंटी भी काउंट होगी क्योंकि ये आज एब्सेंट है, लेकिन हाउस की स्ट्रेंथ है, कल ये आ जाएंगे। मे बी वो गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सनी देओल हैं, कहीं कुछ मूवी रिलीज कर रहे हैं, तो वो एब्सेंट है बट हाउस की स्ट्रेंथ में है।
तो ये इसकी स्ट्रेंथ होती है, तो हम इसी का 540 का हाफ कर देंगे एंड +1, सो देन वी हैव 271. दिस इज अ इफेक्टिव मेजॉरिटी. तो स्पीकर को रिमूव करने के लिए हमें 271 वोट चाहिए. ठीक, अगर ऐसा सिचुएशन आता है, इस केस में अगर 3 एमपी जो हैं वो वैकेंसी है 3 एमपीज की. ठीक, तो ये रिमूवल का प्रोसेस है. इलेक्शन कैसे होता है, मैंने बताया कि मेंबर्स इलेक्ट करते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, प्रेसिडेंट उस डेट को फिक्स करते हैं, कोई सेपरेट ओथ नहीं होती है. कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये प्रोविजन आप देखते हैं तो एक केस हो गया कि आप रेजिग्नेशन दे दो. रेजिग्नेशन किसको दोगे, तो स्पीकर है, किसको रेजिग्नेशन देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को. डेप्यूटी स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देंगे, स्पीकर को. बट अभी डेप्यूटी स्पीकर है नहीं लास्ट 2 लोकसभा से, तो ऐसे केसेस में ये सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा को देंगे और ये इमीडिएटली क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे हाउस को. तो ये चीज हो सकती है. ठीक, सो एक तो ये है कि वो क्या करेंगे कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देंगे. बट अगर रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ऐसे केसेस में 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, 14 डेज प्रायर नोटिस चाहिए एंड देन उसको एक इफेक्टिव मेजॉरिटी से आपको पास करना पड़ेगा. ठीक, एक यहाँ इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, मेंस में ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन. सपोज 18th लोकसभा है, ये 24 में मीट कर रही है. जिस दिन ये मॉर्निंग में मीट करेगी, स्पीकर उसी मॉर्निंग को ही रेजिग्नेशन देंगे. डिसोल्यूशन तो पहले हो गया था उसका, लेकिन वहां स्पीकर अपना रेजिग्नेशन नहीं देते हैं. स्पीकर जब वो सेकंड टाइम जब वो फिर से पार्लियामेंट मीट करती है फर्स्ट डे को, उस दिन रेजिग्नेशन देंगे मॉर्निंग को. ठीक है, और जो ये न्यूली इलेक्टेड रहेंगे, न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एमपीज हैं नई लोकसभा को, इनकी ओथ की जो ओथ एडमिनिस्टर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रेसिडेंट होते हैं. बट अब प्रेसिडेंट हर एक एमपीज का क्या कर सकते हैं कि ओथ सेरेमनी तो ऑर्गेनाइज कर नहीं सकते, इसीलिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं एक पर्सन को जो इनकी ओथ सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कर सके. उस पर्सन का नाम होता है स्पीकर प्रोटेम. ये पर्सन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और यही पर्सन ये ओथ एडमिनिस्टर करता है सारे न्यूली इलेक्टेड एमपीज का. ठीक, क्योंकि यहाँ स्पीकर अब चले गए हैं उसी मॉर्निंग को, इनका रेजिग्नेशन आ चुका है, ये पोस्ट यहीं डाइल्यूट हो चुकी है. ठीक, तो प्रोटम स्पीकर, और जैसे न्यूली इलेक्टेड एमपीज एक बार अपने ओथ कंप्लीट कर लेंगे, फिर इन्हीं में से एक पर्सन सिंपल मेजॉरिटी से स्पीकर हो जाएगा. ठीक, अगर वोटिंग हुई, नहीं तो डायरेक्टली क्या करते हैं, एक पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं. ठीक, तो ये स्पीकर हो जाएगा, यही करेंगे. ठीक, एक केस यहाँ और हो सकता है इन केस ऑफ वैकेंसी एंड एब्सेंसी, यहाँ थोड़ा सा मैं बता सकता हूं. अगर स्पीकर की पोजीशन एब्सेंट है, स्पीकर की पोजीशन अगर एब्सेंट है, एब्सेंटी है, ऐसे सिचुएशन में डेप्यूटी स्पीकर उस रोल को परफॉर्म करेंगे. अगर डेप्यूटी स्पीकर की भी पोजीशन वैकेंट है, ऐसे सिचुएशन में एक 10 मेंबर्स का पैनल होता है, उसमें से एक पर्सन या जिस पर्टिकुलर पर्सन को लोकसभा चूज करेगी वो पर्सन क्या करेगा, हेड करेगा. ये केस हुआ एब्सेंसी का. बट अगर ये सिचुएशन वैकेंसी की हो गई, वैकेंसी की, स्पीकर की पोजीशन वैकेंट है, तो ऐसे केस में डेप्यूटी स्पीकर. अगर डेप्यूटी स्पीकर भी वैकेंट है तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो कि हेड करेगा लोकसभा को. तो ये दोनों में डिफरेंस है, इन केस ऑफ एब्सेंटी, इन केस ऑफ वैकेंसी. ठीक, तो यहां आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं कि इन केस ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वैकेंट, द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय द डेप्यूटी स्पीकर, और इफ द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी ऑफ स्पीकर इज आल्सो वैकेंट by such member of the house of the people as a president may appoint in case of vacancy. But in case of absence, the speaker from any sitting of the house of the people, the deputy speaker, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the house, तो जनरली पैनल से आ जाते हैं, या हाउस खुद ही एक पर्सन को इलेक्ट कर देता है एज अ स्पीकर. ठीक, तो ये दोनों में डिफरेंस है. बाकी और सच आपको यहाँ मेंस में जानने की जरूरत नहीं है.
और जब रिमूवल रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में होता है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, स्पीकर को राइट होता है, स्पीकर हैज राइट टू स्पीक एंड डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सिंपल, ये हमने यहाँ भी डिस्कस किया। तो यहाँ हमने देख लिया कि इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। सिंपल, इतना ज्यादा वहाँ टेक्निकल लीगल लैंग्वेज नहीं करनी मेंस में, जस्ट आप ये 3-4 लाइन जानते रहो, रिमूवल का प्रोसेस जानते रहो, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक, एंड नाउ द रोल ऑफ द स्पीकर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। Impartial guardian of parliamentary decorum and procedure, maintains order and decorum within the house। 1950s में आईएनसी सिंगल डोमिनेंस पार्टी थी और जीवी मावलंकर जो थे वो भी आईएनसी से थे। सो बहुत डिफिकल्ट होता है एक सिंगल डोमिनेंट पार्टी में जब वो ब्रूट मेजॉरिटी का मिसयूज करते हैं, तो ऐसे केसेस में, बट जीवी मावलंकर वर द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर इंडिपेंडेंट इंडिया में। और जब गवर्नमेंट स्टार्टिंग में अर्ली टाइम में, क्योंकि डोमिनेंसी होती है कांग्रेस की, फ्रीक्वेंट ऑर्डिनेंसेस पास करना स्टार्ट करती है, तो जीवी मावलंकर कन्फ्रंट करते हैं पंडित नेहरू की गवर्नमेंट में कि बाईपासिंग द पार्लियामेंट्री डिबेट एंड स्क्रूटनी मींस अंडरमाइनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द हाउस। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। सो ये मेंटेन करते हैं एक डिग्निटी को कि क्या रोल होता है स्पीकर का। अगर गवर्नमेंट ब्रूट मेजॉरिटी में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रमोलगेट करेगी फ्रीक्वेंट ऑर्डिनेंसेस को और स्पीकर और लोकसभा की स्क्रूटनी को ही बाईपास कर देगी। प्राइमरली द जॉब ऑफ द लेजिस्लेशन इज नॉट बाय द एग्जीक्यूटिव, द जॉब टू लेजिस्लेट द पॉलिसी, दिस इज द जॉब वेस्टेड विथ लेजिस्लेचर, नॉट एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट फ्रीक्वेंट ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट नहीं कर सकते हैं। द स्पीकर इज अ प्रिंसिपल स्पोक्सपर्सन एंड हैज द पावर ऑफ कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस। So for example, to decide who shall hold the floor, who will speak, and maybe right to expunge the objectionable words, for example, पप्पू वर्ड। तो ये अनपार्लियामेंट्री है, अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है। ठीक, सिमिलरली आप देखते हैं फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट यूज द वर्ड जयचंद, शकुनी। ठीक, ये सब वर्ड जनरली एक्सपंज हो जाते हैं और फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है। अलॉट टाइम टू ईच एजेंडा, किस पर्टिकुलर पर्सन को कितना मिलेगा, किस पर्टिकुलर डिबेट को, डिस्कशन को, किस बिल को कितना डिस्कशन होगा, ये सब पावर हाँ स्पीकर के पास ही होती है टाइम अलॉट करने की। थर्ड, द स्पीकर चेयर मस्ट रिमेन एबव पॉलिटिकल फैक्शन। 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील किसके साथ साइन होती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, एग्रीमेंट 123 सिविल न्यूक्लियर डील। सिविल न्यूक्लियर डील में 123 एग्रीमेंट सिविल न्यूक्लियर डील 2008 में। अब आईएनसी पावर में है, आईएनसी ये डील साइन करना चाह रही है, बट आईएनसी को सपोर्ट कौन कर रहा था, सीपीआई। सीपीआई ये डील के अगेंस्ट में थी। उस टाइम स्पीकर कौन थे, सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे और ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, सीपीआई से। अब सीपीआई अगेंस्ट थी इस डील की, रीजन बीइंग सीपीआई मार्क्सिस्ट पार्टी, ये यूएस के साथ कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो उसके साथ डील के लिए थोड़ा सा इनका ऑब्जेक्शन था, क्योंकि हमेशा ही कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के अगेंस्ट रहे हैं। तो आईएनसी लेकिन डील साइन करना चाहती थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, बट सीपीआई अगेंस्ट थी, तो सीपीआई अपना सपोर्ट विथड्रॉ कर लेती है। बट ये पैरेलली ये ऑर्डर देती है कि सोमनाथ चटर्जी जो है स्टेप डाउन कर जाएं, ये इसी पॉलिटिकल पार्टी से थे। बट सोमनाथ चटर्जी स्टेप डाउन नहीं होते हैं और रेजिग्नेशन नहीं देते हैं स्पीकर की पोस्ट से। वो बोलते हैं कि पार्टी लॉयल्टी से एबव है स्पीकर की पोस्ट, हम में भी हो सकता है बाद में ज्वाइन कर लें, बाद में फिर से सपोर्ट करें सीपीआई के, बट अभी हम स्पीकर हैं तो स्पीकर का रोल प्ले करेंगे। और ये रिजाइन नहीं देते हैं, बाद में सीपीआई इनको एक्सपेल कर देती है। ठीक, ये डील साइन हो जाती है, दैट्स डिफरेंट केस। बट यहाँ स्पीकर का क्या रोल था, ये आपको देखने को मिलता है कि कैसे इन केस ऑफ क्राइसिस, जहां पार्टीज अपने में कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, ऐसे केसेस में कैसे इम्पार्शियलिटी स्पीकर मेंटेन करते हैं। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको सोमनाथ चटर्जी का मिलता है। एज अ स्पीकर सीपीआई एक्सपेल्ड हिम, बट ही चोज इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी ओवर पार्टी, कि पार्टी से एबव हमारा इंस्टीट्यूशन है। ठीक, सो ये थर्ड इंपॉर्टेंस है। देखो आंसर में होता क्या है कि आप जैसे मैं अभी यहाँ 3-4 आपको केस स्टडी बताऊंगा, जस्ट आप फॉर एग्जांपल राबी रे का एग्जांपल, सोमनाथ चटर्जी का एग्जांपल, जीबी मावलंकर का एग्जांपल, ठीक, ऐसे 3-4 एग्जांपल्स अगर आप याद किए रखोगे
तो इवन कोई भी आंसर आएगा रोल ऑफ स्पीकर से आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। डायरेक्टली आप जस्ट उनका नेम पुट करके एक-एक वर्क लिख करके एक 2-2 वर्ड में एक्सप्लेन कर दोगे, इतना ज़्यादा नहीं। तभी आपका आंसर बहुत ही एनरिच्ड हो जाएगा, क्योंकि रेयरली बच्चों को ऐसे पर्सनैलिटीज़ के डिटेल्ड रोल पता होते हैं, कैसे ये पिवटल रोल प्ले किए हैं। ठीक? सिमिलरली लोकसभा स्पीकर में 1990s में 1993 में शिवराज पाटिल थे। शिवराज पाटिल 1919 में 90s में। अब शिवराज पाटिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब वो लोकसभा स्पीकर थे, टू इंस्टीट्यूशनलाइज द डीआरसीज, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। तो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं और उसमें शिवराज पाटिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस टाइम भी के आर नारायणन वगैरह वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। तो आप शिवराज पाटिल का नाम याद कर सकते हैं, जीबी मौलांकर का नाम याद कर सकते हैं, मिस्टर सोमनाथ चटर्जी का नाम याद कर रख सकते हैं। कैसे पार्टी अब पार्टी अपना रोल प्ले करते हैं और इनकी पार्टी लॉयल्टी से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी रहती है। अभी हम राबी रे का एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि कैसे ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर ही इंस्टीट्यूशनलाइज द आइडिया ऑफ जीरो आवर, अपॉर्चुनिटी देते थे जो अपोजिशन मेंबर्स हैं, जो अदर मेंबर्स हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी की जो नॉन मिनिस्टर हैं वो भी क्रिटिकल क्वेश्चंस रेज कर सकें। 1990s में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, स्पेशली 1990 में जब बीपी सिंह चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी, रथ यात्रा यूपी में स्टार्ट होती है और एक टसल रहती थी और कोलेशन गवर्नमेंट स्टार्ट होती है, गवर्नमेंट गिरती है, बीजेपी भी सपोर्ट अपना वापस ले लेती है। ऐसे केस में राबी रे का इंपॉर्टेंट था, कैसे इम्पार्शियल रोल प्ले करते हैं जब वो डिफेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो राबी रे इन 1990, अभी और हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। हैज द फाइनल पावर टू एडजर्न और सस्पेंड ए सिटिंग फॉर लैक ऑफ कोरम। कोरम आप देखते हैं, लैक ऑफ कोरम किस आर्टिकल में आपको मिलता है? आर्टिकल 100 में। ठीक, तो अभी कोरम का 1/10 मेंबर होना इंपॉर्टेंट है। तो अभी कितने हैं? 543, तो 1/10 ऑन अराउंड हो जाएंगे 55 मेंबर। ठीक, कैलकुलेट कर लेना आप, इतना भी अच्छा मेरा सी सेट नहीं। ठीक, तो ये 55 मेंबर्स। तो अगर कोरम नहीं रहता है तो हाउस ही एडजर्न कर देंगे। एडजर्नमेंट होता है, साइन एंड डाई होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट क्या होता है? एडजर्नमेंट होता है कि डे टू डे सेशन को जब एंड कर दिया जाता है विद डेफिनेट टाइम पीरियड, कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फिर से सेशन कन्वीन होगा, वी कॉल इट एडजर्नमेंट। लंच हो गया सपोज। एडजर्नमेंट साइन डाई होता है कि सेशन को ही एंड कर देना, फॉर एग्जांपल बजट सेशन, मानसून सेशन, फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई, और ये स्पीकर ही करते हैं। प्रोरोगेशन जो होता है ये प्रेसिडेंट करते हैं। तो हाउस को प्रोरोग अगर कौन करेगा? हाउस को प्रोरोग करेंगे प्रेसिडेंट। बट एडजर्नमेंट डे टू डे, लंच ब्रेक हो गया, कोई और ब्रेक हो गया, तो वो स्पीकर। और एडजर्नमेंट साइन डाई जो होता है उस सेशन को एंड कौन करेगा? वो स्पीकर ही करते हैं। पावर ऑन डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है। जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में पास होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, टू प्रिवेंट द आयाराम गैराम पॉलिटिक्स, जो फ्लोर क्रॉसिंग की, हॉर्स ट्रेडिंग की इंडियन पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम थी कि एमपीज क्रॉस कर जाते थे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, वो लॉयल्टी ही चेंज कर लेते थे। सो सपोज एमपीज, फॉर एग्जांपल अभी आप बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ देखते हैं, किसका एग्जांपल? राघव चड्ढा। सो 7 एमपीज जो थे ये क्या करते हैं? पहले तो ये आम आदमी पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट किए रहते हैं और एमपीज होते हैं, राज्यसभा के एमपीज रहते हैं। राघव चड्ढा ये राज्यसभा के एमपी हैं और बाद में इलेक्शन के बाद ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज अ डिफेक्शन, इसी को डिफेक्शन बोलते हैं। ये आप पार्टी लॉयल्टी स्विच कर लेते हो इलेक्शन के बाद, ये आप डायरेक्टली वायलेट कर रहे हो डेमोक्रेटिक मैंडेट का, क्योंकि पब्लिक जब आपको इलेक्ट की थी, मे बी वो आपके इंडिविजुअल नेचर से आपको इलेक्ट नहीं की थी एज एन एमपी, मे भी हो सकता हो पार्टी की आइडियोलॉजी के बेसिस पे आपको इलेक्ट की थी, बट आपने यहाँ चीट किया है, आपने उस डेमोक्रेटिक मैंडेट को, पब्लिक मैंडेट को वायलेट किया है, क्योंकि लोगों ने आपको वोट दिया था पार्टी के बेसिस पे, पार्टी की आइडियोलॉजी के बेसिस पे, बट इलेक्शन के बाद आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को लॉयल्टी शो कर रहे हो, ये वायलेशन है पब्लिक मैंडेट का। इसी को प्रिवेंट करने के लिए हमने एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में लेकर आते हैं, टू प्रिवेंट दिस क्रॉस फ्लोर क्रॉसिंग हॉर्स ट्रेडिंग। ये जो आयाराम गैराम की पॉलिटिक्स आप पार्टी स्विच कर दे रहे हो इलेक्शन के बाद, इसी को प्रिवेंट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का हमने डिटेल में लेक्चर बनाया, आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी डिसेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए।
सो एंटी डिफेक्शन लॉ में किसी पर्सन को अगर डिस्क्वालीफाई करना अंडर 10th शेड्यूल, ये पावर किसी के पास अगर है तो स्पीकर है, उसमें फाइनल से उन्हीं का होता है। एंड ही होल्ड्स द क्वासी जुडिशियल पावर। क्वासी जुडिशियल पावर क्यों, किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, तो वो हाफ पार्ट जुडिशरी का भी प्ले कर रहे हैं एज अ जज, तो वी कॉल इट क्वासी जुडिशियल पावर। ठीक, टू डिसाइड द क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ ए मेंबर। अच्छा, जो बाकी नॉर्मल क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है, अदरवाइज जो प्रेसिडेंट भी होते हैं फॉर एग्जांपल अदर आर्टिकल्स में, अदर प्रोविजंस में, बट अगर 10th शेड्यूल की ही बात होगी तो यहाँ ये स्पीकर आएंगे। ठीक, तो ये चीजें हमने पहले ही डिस्कस की। राबी रे का हमने एग्जांपल दिया कि कैसे 10th शेड्यूल जो है 1990 में जब पॉलिटिकल टर्मोइल होता है इंडिया में, तो उस टाइम में हंग असेंबली के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ट्रांसपेरेंटली जो डिस्क्वालिफिकेशन मोशन है उसको अप्रूव करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो बायसनेस नहीं होती। तो राबी रे का आप एक क्लासिक एग्जांपल कैसे उनका एक इम्पार्शियल रोल रहता है 1989 में, जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट और फिर चंद्रशेखर राव इन सब में टसल रहती है, तो यहाँ इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हैज द सोल एंड फाइनल अथॉरिटी टू सर्टिफाई वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, यहाँ भी इनकी सोल पावर होती है। प्रिसाइड्स ओवर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 108 में आपको ये जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन मिलता है, और इस जॉइंट सिटिंग को अगर कोई प्रिसाइड करता है तो स्पीकर। अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा, डेप्यूटी स्पीकर। अगर वो भी एब्सेंट है तो इस केस में कौन प्रिसाइड करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बट किसी भी केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, नो अरेस्ट विदाउट हिज परमिशन विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस, आप एंट्री नहीं कर सकते हो। तो अगर सेफेस्ट एरिया कहीं मर्डर का है तो दैट इज अ पार्लियामेंट। ठीक है, वहां कोई एंट्री नहीं कर सकता है, जस्ट अ जोक। क्रिटिकल इशूज विद दिस पोजीशन ऑफिस ऑफ द स्पीकर, क्या इशूज हैं और क्या इसमें अभी मिसयूज इसका हो रहा है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम इंडिया के स्पीकर की पोजीशन में है क्या। अब इंडिया में कन्वेंशन है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के, स्पीकर जनरली रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से होना चाहिए। ऐसा रूल नहीं है, कन्वेंशन ही है, कहीं से भी कोई भी पर्सन इलेक्ट हो सकता है, और ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से होना चाहिए। पूरी प्रॉब्लम यहीं स्टार्ट होती है। अब स्पीकर की पावर एंटी डिफेक्शन लॉ में किसी पर्सन को, किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करने में, अगर वो पार्टी की लॉयल्टी को स्विच करता है, उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करने की कंप्लीट पावर स्पीकर में होती है। इसी के पर्सन के पास फाइनल से है। मनी बिल डिसाइड करने की भी पावर स्पीकर के पास होती है। डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से होती है, बट 17th और 18th लोकसभा में ये पोजीशन ही कंप्लीटली वैकेंट है। ठीक, तो दो चीज यहां हमने देखा कि जो स्पीकर है ये रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं। डिफेक्शन, जो अगर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है एमपी को, ये फाइनल से स्पीकर का है। मनी बिल डिसाइड करने की फाइनल सर्टिफिकेशन की पावर स्पीकर के पास है। मनी बिल में टसल इसलिए है कि जब कोई बिल मनी बिल सर्टिफाई हो जाता है तो लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर हो जाती है, जहां राज्यसभा सबऑर्डिनेट रोल प्ले करने लगती है। तो अब लोकसभा में गवर्नमेंट जनरली मेजॉरिटी में रहती है, तो राज्यसभा को बाईपास करने लगती है। मिसयूज यहीं से स्पीकर का स्टार्ट होता है। ठीक है, और डिफेक्शन में जब एमपीज अपनी पार्टी लॉयल्टी स्विच करते हैं, इलेक्ट हुए हैं आम आदमी पार्टी से, स्विच कर गए हैं इलेक्शन के बाद, बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, तो स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई ही नहीं करेंगे क्योंकि फाइनल से स्पीकर का ही है। तो ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है, यहाँ ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहीं ये स्पीकर का पॉलिटिसाइजेशन, मिसयूज होना स्टार्ट होता है। तो बेसिक आइडिया यही है। A partisan conduct and political biasness because of the party association, speaker acts as a party speaker rather than the speaker of the house. Impartiality नाम की चीज स्पीकर में अब यहाँ रह नहीं जाती। Arbitrary and biased decisions under anti-defection law, मैंने पहले ही डिस्कस किया। मणिपुर में एक ऐसे एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आप इसको याद करना। मणिपुर की असेंबली का क्राइसिस 2017-2020 में Speaker did not disqualify those defected MLAs and withheld action for 3 years, allowing the defector to become minister. यही बाद में
फेमस केस होता है केसो मेघचंद्र केस का। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। होता क्या है इस मणिपुर असेंबली क्राइसिस में कि मणिपुर में हंग असेंबली होती है 2017 का इलेक्शन में हंग असेंबली होती है। हंग असेंबली हमने पहले डिस्कस किया कि जहां कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या प्री पोल अलायंस कंप्लीट मेजोरिटी में नहीं आ पाते, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में ऐसे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाती, उसको हम हंग असेंबली बोलते हैं। हमने इसका सेपरेट डिस्कस भी किया है। अब आईएनसी क्या होती है? इमर्ज होती है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। बट बीजेपी इसमें रहती है। बीजेपी में कुछ एमएलए आईएनसी से डिफेक्ट होकर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर जो पर्सन है वो सीएम बन जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि स्पीकर जो होते हैं ये रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से हैं। ये इन एमएलए को डिफेक्ट ही नहीं करते हैं। बाद में जब आईएनसी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है तो 3 इयर्स तक ये स्पीकर क्या होते हैं, जो यहाँ स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं किए। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142 प्लीनरी पावर and disqualified these MLAs. So these MLAs were disqualified by Supreme Court directly. ये 3 years तक almost complete करने वाले थे अपने पीरियड को, और ये जाके उसमें मिनिस्टर भी बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इनको मिनिस्टीरियल पोजीशन से ही बाहर कर देती है कंप्लीटली। तो ये ग्रॉस वायलेशन है कि कैसे स्पीकर मिस यूज करते हैं। पहले ये आईएनसी से एमएलए थे, डिफेक्ट किए, बीजेपी ज्वाइन किए, यहाँ ये आके मिनिस्टर बन गए, फिर यहाँ ये चीफ मिनिस्टर भी इनके सॉर्न कर लेते हैं। बट स्पीकर रूलिंग पार्टी से थे, ये एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं किए। मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल प्लीनरी पावर 142 एंड डिस्क्वालीफाइड दीज एमएलएस हु वर देन मिनिस्टर्स इन बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक, ये 2017 से लेकर के 2020 तक मणिपुर का ये पॉलिटिकल क्राइसिस थी। अभी हम इसका केस, जो केसो मेघचंद्र का केस है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। अभी आप यहाँ मणिपुर असेंबली क्राइसिस याद रखे रहना। स्प्लिट वर्सेस मर्जर मैनिपुलेशन, महाराष्ट्र असेंबली क्राइसिस 2022 एंड 23, ये आप बहुत फेमस है। मैंने इसको भी डिस्कस किया कि उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी। उद्धव ठाकरे के कुछ एमएलए क्या होते हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना से थे। अब उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, यहां से कुछ एमएलए डिफेक्ट करके ज्वाइन कर लेते हैं शिंदे की गवर्नमेंट। क्योंकि ये डिफेक्ट होते हैं, यहां से ज्वाइन कर लेते हैं। और जो स्पीकर होते हैं वो रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि सिंधे की गवर्नमेंट जो है, सिंधे की जो फैक्शन है, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है। बाद में मैटर चैलेंज होता है। अभी उसका केस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या चैलेंज होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या होती है। बट अभी यहाँ आप देखो कि महाराष्ट्र असेंबली क्राइसिस में होता क्या है कि स्पीकर रिकॉग्नाइज द ब्रेकअवे फैक्शन, जो सिंधे की गवर्नमेंट थी, एज द रियल पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन द लेजिस्लेटिव मेजोरिटी रेदर देन ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी स्ट्रक्चर थी वो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी। बट जो लेजिस्लेटिव मेजोरिटी थी, जिनके पास एमएलए ज्यादा थे, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी थी। अब जो स्पीकर थे वो एकनाथ शिंदे की पॉलिटिकल फैक्शन को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। उद्धव ठाकरे की जो ओरिजिनल शिवसेना थी, बाल ठाकरे जो जिसके फाउंडर थे, इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। बाद में उद्धव ठाकरे जब बुलाया जाता है फ्लोर टेस्ट के लिए, तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही रेजिग्नेशन दे देते हैं। वो दूसरा डिबेट है, हम उसको किसी सेपरेट लेक्चर में ऐसा डिस्कस करेंगे। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी को रिकॉग्नाइज, फैक्शन को स्पीकर रिकॉग्नाइज कर देते हैं। बाद में जब मैटर चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ये बोलते हैं कि आप ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करोगे जो ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी स्ट्रेंथ है जिसके पास है, रदर देन मेनली जिसके पास एमएलए हैं। ये लेजिस्लेटिव मेजोरिटी पार्टी के जिसके पास है, ये ओरिजिनल शिवसेना नहीं है। ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे की। बट फिर भी जो स्पीकर है वो एकनाथ शिंदे को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि ये फाइनल पावर उन्हीं के पास थी। मिसयूज ऑफ सर्टिफिकेशन पावर फॉर मनी बिल्स 2016 में बहुत ग्लेरिंग एग्जांपल है, आधार बिल को लेकर के। देन स्पीकर सुमित्रा महाजन सर्टिफाइज आधार बिल एज अ मनी बिल। अपोजिशन एलिज दैट इंटेंशन वाज टू बाईपास द स्क्रूटनी ऑफ राज्यसभा। इससे रिलेटेड केस होता है पुट्टास्वामी का 2018 में। अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। ये 3 केस अभी हम डिस्कस करेंगे। वन विथ मणिपुर असेंबली क्राइसिस, सेकंड महाराष्ट्र असेंबली क्राइसिस, कि कैसे स्पीकर क्या करते हैं कि जो
ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी स्ट्रक्चर है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते ओरिजिनल पार्टी फ्रैक्शन के बाद। रदर वो जो एमएलएज के नंबर के बेसिस पे, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलएज हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी को ही रिकॉग्नाइज कर देते हैं ओरिजिनल शिवसेना। असेंबली के अभी मणिपुर वाला हम देखेंगे यहाँ, और ये मनी बिल जब चैलेंज होता है आधार का इशू, ये भी देखेंगे पुट्टास्वामी जजमेंट में 2018 में। अभी हम तीनों केस देखते हैं। डिक्लाइन इन पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड कमेटी रेफरल्स। अब स्पीकर की पावर होती है रेफर करने की। 15th लोकसभा 2009 से लेकर के जो 14 तक थी, उसमें 70% बिल डीआरसीज की को रेफर होते हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, जो 24 हैं। बट लोकसभा में क्या हुआ कि 17 लोकसभा में इसका परसेंटेज जस्ट 17% है। तो फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 जब होता है, फॉर्म लॉज होते हैं, ये सब विदाउट स्क्रूटनी ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के पास हो जाते हैं। तो यहाँ ये शो करता है कि कैसे पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन यहाँ वीकन हो रहा है। जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है ये वीकन हो रहा है, स्क्रूटनी नहीं हो रही लेजिस्लेशन की, जस्ट ऐसे डायरेक्टली पास कर दिया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम का। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। इरोजन ऑफ डेकोरम एंड फ्रीक्वेंट डिसरप्शन। 100 लोकसभा एमपीज वर सस्पेंडेड 2023, डिसप्रपोर्शनेट पेनलाइजेशन। भाई आप 543 एमपीज हैं, आप 100 उसमें से डिस्क्वालीफाई कर दे रहे हो, वो भी सारे अपोजिशन के, मिसयूज है। बाद में इसी के अगेंस्ट में आप देखते हैं कि रिमूवल मोशन भी इशू किया जाता है, बाद में एक बार और इशू होता है, तो अपोजिशन जनरली वॉकआउट कर जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं फ्रीक्वेंटली, देन रिमूवल मोशन इशू करते हैं। वॉकआउट्स अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक डिबेट डिस्कशन इन द हाउस। सो ये फ्रीक्वेंट डिसरप्शन होता है, अंडरमाइन करता है पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन को, डिबेट डिस्कशन को। ठीक है, सो एक डेमोक्रेटिक डिबेट रह नहीं जाती, पेंडेमोनियम हो जाता है। तो हाउस में पूरा रकस ही रकस रहता है। नाउ हमने यहां तक डिस्कस कर लिया कि इश्यूज क्या है। इश्यूज यहाँ देखा कि कैसे स्पीकर सर्टिफाई कर रहे हैं डेलिबरेटली, किसी भी बिल को मनी बिल डिक्लेयर कर दे रहे हैं। मर्जर स्प्लिट मर्जर के केस में जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं। कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो स्पीकर डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फाइनल से उन्हीं का है। ठीक, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल डीआरसीज को रेफर ही नहीं हो रहा मैटर। पेंडेमोनियम है, रकस है हाउस में, फ्रीक्वेंट डिसरप्शन है, एमएलए को अपोजिशन पार्टीज के सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो ये सब मिसयूज है इंडिया में स्पीकर की पोजीशन का, स्पीकर के ऑफिस का। और ये ऑफिस जो है पॉलिटिसाइज्ड हो गया है, बिकॉज स्पीकर इज चूजिंग पार्टी लॉयल्टी ओवर द इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी, ओवर द लोकसभा की लॉयल्टी से एबव वो पार्टी लॉयल्टी चूज करते हैं। तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर, दिस इज द प्रॉब्लम विद द पोजीशन ऑफ स्पीकर। अब यहां प्रॉब्लम आती है जो आर्टिकल 93 हमने पढ़ा था, कि यहां था द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा शैल एज सून एज मे बी चूज 2 मेंबर, वन इज स्पीकर एंड द सेकंड इज डेप्यूटी स्पीकर। तो स्पीकर तो हमने चूज कर लिया, डेप्यूटी स्पीकर हम 17th लोकसभा एंड 18th लोकसभा जो अभी करंट है, इसमें डेप्यूटी स्पीकर ही नहीं चूज किए। रीजन अगेन वही पॉलिटिकल प्रॉब्लम। पॉलिटिकल प्रॉब्लम, स्पीकर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं, डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन से आ रहे हैं, तो अपोजिशन को अपॉर्चुनिटी ना मिले इसलिए ये इलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। He she performs the duties of the speaker when the speaker's office is vacant, पहले ही हमने पढ़ा था इसको, और they are absent, ऐसे केसेस में ये परफॉर्म करते हैं। Presides over the budget committee, private members bill committee, where neutrality is a paramount। इशू ये है कि कन्वेंशन ब्रोक हुआ है, कन्वेंशन जो ब्रोकन हुआ है ऐसे कि द पोस्ट इज ऑफ्टन गिवन टू ए कैंडिडेट फ्रॉम अपोजिशन पार्टी। स्पीकर की रूलिंग पार्टी, डेप्यूटी स्पीकर की अपोजिशन पार्टी, ये कन्वेंशन था। अब हम इसको अपोजिशन पार्टी को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। However, this has been repeatedly ignored, with the position remaining vacant for entire term of 17th Lok Sabha and now the current 18th Lok Sabha. There is no deputy speaker. ठीक, सो ये शो कर रहा है कि इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक डिबेट डिस्कशन, जो पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम है, वो कैसे अंडरमाइन हो रहा है। एक हेल्दी डिबेट, एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं रह रही है पार्लियामेंट्री चैम्बर में। तो ये प्रॉब्लम है, उस चैम्बर में डिस्कशन जो है वो डेमोक्रेटिक डिस्कशन नहीं रह गया है, जो अपोजिशन है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, ये सब इशू तो है। अब हम देखते हैं कि केसेस एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या सजेशन देता है
इन सारे केसेस में अब एक एक करके इसको हम एड्रेस करते हैं। फर्स्ट केस एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके कोई होता है, दैट इज अ क्योतो होलहान केस 1992। उसमें सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी क्या होती है? ये होती है कि अगर कोई प्रॉपर एक्ट है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट को सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन करता है और उसको स्ट्राइक कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, बाकी रेस्ट जो पार्ट है किसी पर्टिकुलर एक्ट का वो एज इट रहेगा। तो उसमें एक पैरा 17 था 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ में, जो कि कोर्ट को ही बार करता था टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ डिफेक्शन। सुप्रीम कोर्ट से इसकी ये तो आर्बिट्री है और ये आर्बिट्री है और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन तो होगा, जुडिशियल रिव्यू विल बी एप्लीकेबल हियर। जुडिशियल रिव्यू इज एप्लीकेबल ऑन द स्पीकर इन केस ऑफ मालाफाइड इंटेंशन। हमने अभी पढ़ा कि जो डिफेक्शन किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिफेक्शन और डिस्क्वालीफाई करने की पावर है स्पीकर के पास है, स्पीकर का फाइनल से है। तो पैरा 17 ये बोलता था कि इसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट से नो नो जुडिशियल रिव्यू विल बी एप्लीकेबल इफ स्पीकर्स डिसीजन इज बेस्ड ऑन मालाफाइड ग्राउंड, बैड फेथ से है, बैड इंटेंशन से है, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है, इन दिस केस जुडिशियल रिव्यू विल बी एप्लीकेबल। हर जगह जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल हो जाता है। द स्पीकर एक्ट्स एज अ क्वासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल। तो क्वासी जुडिशियल, अगर कोई भी बॉडी क्वासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल के तरीके से वर्क कर रही है, ऐसे केसेस में उसकी अपील हायर कोर्ट में हो सकती है। ठीक, तो अगर स्पीकर यहाँ क्वासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल के तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, तो स्पीकर के डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। जुडिशियल रिव्यू विल बी एप्लीकेबल, बट सुप्रीम कोर्ट सेड कि जब तक स्पीकर का डिसीजन आ नहीं जाएगा, जुडिशरी विल नॉट इंटरवीन इन दैट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझो कि मणिपुर के केस में हुआ क्या कि जो आईएनसी के मेंबर थे वो डिफेक्ट करते हैं, एमएलएस ज्वाइन करते हैं बीजेपी को। अब आइडियली ये था कि स्पीकर को यहां इमीडिएटली इनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था इन एमएलएस को, बट स्पीकर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से तो डिसीजन ही 3 इयर्स तक डिले कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जब तक ये डिसीजन स्पीकर फाइनल नहीं कर देते हैं, ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब स्पीकर का डिसीजन फाइनल हो जाएगा। जब तक स्पीकर डिसीजन नहीं लेते तब तक जुडिशरी नहीं इंटरवीन करेगी। एंड वंस स्पीकर हैज डिसाइडेड, डिस्क्वालीफाइड, क्वालिफाइड, जो भी है, नहीं क्वालिफाई किया, जैसे भी किया, जब ये फाइनल आ जाएगा देन जुडिशियल रिव्यू विल बी एप्लीकेबल। बट मणिपुर के केस में सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142 प्लेनरी पावर एंड कंप्लीट जस्टिस कि आप तो 3 इयर्स हो गए तो ग्रॉस वायलेशन है, आप अंडरमाइन नहीं कर रहे हो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, एंड इन्वोक्ड आर्टिकल 142 एंड डिस्क्वालिफाइड ऑल दोज एमएलएज वर होल्डिंग मिनिस्टीरियल पोजीशन। ठीक, तो यहां तो 142 ही इन्वोक करते हैं। तो ये है, द कोर्ट विल नॉट इंटरवीन बिफोर द स्पीकर्स फाइनल वर्डिक्ट, जब तक स्पीकर का डिसीजन क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पर आ नहीं जाता अंडर 10th शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड हैविंग अ ट्राइब्यूनल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन। आपके पास एक ट्राइब्यूनल होनी चाहिए, कमिटी होनी चाहिए, कुछ भी हो जो डिसाइड करे कि ये क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल स्पीकर ना डिसाइड करे, क्योंकि स्पीकर की पोजीशन पॉलिटिसाइज्ड है जो कि रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से आ रही है। ये तो केस हुआ क्योतो होलहान का केस। एक केस हमने यहां अभी देखा था, द केस वाज सुमित्रा महाजन सर्टिफाइड आधार बिल as a money bill in 2016 and opposition alleged that the intention behind was to just bypass the Rajya Sabha scrutiny। ये मैटर चैलेंज होता है जस्टिस पुट्टास्वामी में 2018 में। पुट्टास्वामी के 2 जजमेंट हैं, एक प्रेविसी से रिलेटेड है और एक जो कि 2017 में है, 2018 का है। पुट्टास्वामी जजमेंट 2018, जब ये मैटर चैलेंज होता है, सो ये जो आधार बिल है इसमें ये कंट्रोवर्शियल रहा है। इसमें कंट्रोवर्सी रही क्या? आधार बिल 2016, यहां थोड़ा सा अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो सिंपल से समझो ये कि बीजेपी की गवर्नमेंट अभी नई नई ही आती है। 2014 में गवर्नमेंट बनती है, मैं 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट। अब बीजेपी की राज्यसभा में मेजॉरिटी थी नहीं, क्योंकि स्टेट में इनके बीजेपी की गवर्नमेंट ज्यादा थे नहीं, तो स्टेट में इनके एमपी, स्टेट से इनके एमपीज नहीं थे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आधार बिल को स्पीकर के थ्रू सर्टिफाई करवा लेती है एज अ मनी बिल। अब मनी बिल का रूल आपको पता है कि राज्यसभा की इसमें पावर
राज्यसभा सबऑर्डिनेट रोल प्ले करता है मनी बिल के केस में, उसकी पावर नहीं होती, सिर्फ डिबेट डिस्कस कर सकते हैं, बाकी इसको स्टॉप नहीं कर सकते, स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते। तो आधार बिल 2016 में द देन स्पीकर सुमित्रा महाजन सर्टिफाइड एज मनी बिल। अब जब ये मनी बिल हो गया तो इसमें गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट था कि किस बेसिस पे, कि आधार बिल में जो फंड है, आधार बिल में जो फंड है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू आ रहा है, इसलिए मनी बिल है, ये फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर है, फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर है, ठीक। तो मनी बिल को आधार बिल सर्टिफाई हो जाता है। अपोजिशन का एलिगेशन ये था कि जस्ट दे आर ट्राइंग टू बाईपास राज्यसभा स्क्रूटनी, तो इसलिए ये मैटर चैलेंज होता है पुट्टास्वामी जजमेंट, पुट्टास्वामी केस 2018 में। जब ये मैटर चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दिस डिसीजन कि यस, आधार बिल जो डिक्लेयर किया गया मनी बिल ये वैलिड है। बट इसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो कि माइनॉरिटी में थे, डिसेंटिंग जज थे, इन्होंने कहा कि ये जो बाईपास कर रहे हो आप राज्यसभा को, दिस मीन्स कमिटिंग फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बाईपास नहीं कर सकते, ये इलीगल है। और आधार बिल इसीलिए कंट्रोवर्शियल रहता है कि आधार बिल सर्टिफाई होता है एज अ मनी बिल और वो पास कर लिया जाता है एज अ मनी बिल, और राज्यसभा की स्क्रूटनी को बाईपास कर दिया जाता है। पुट्टास्वामी जजमेंट में बाय द वे अपहेल्ड कर लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि वैलिड हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड 2016 आधार बिल केस एज अ मनी बिल बिकॉज money is drawn from consolidated fund of India. But dissenting judge D.Y. Chandrachud said कि bypassing the Rajya Sabha means committing fraud on the constitution. केसों में एक चंद्र सिंह का केस, मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने बताया कि कैसे आईएनसी के मेंबर बीजेपी ज्वाइन करते हैं और 3 इयर्स तक स्पीकर डिसीजन ही नहीं लेते हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड प्लीनरी पावर आर्टिकल 142 टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, बिकॉज आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को ही अंडरमाइन कर रहे हो। सही, आर्टिकल 142 इम्पोज कहां हो रहा है, बहुत क्रिटिकल केसेस में। आपको लगेगा ये इतना क्रिटिकल कैसे हो सकता है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए आप देखोगे चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142। डेमोक्रेटिक सिस्टम, रिपब्लिक सिस्टम इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आप उसको, इवन मेयर का इलेक्शन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट कैन इन्वोक आर्टिकल 142, क्योंकि वो आप इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन कर रहे हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, रिपब्लिक सिस्टम को अंडरमाइन कर रहे हो। देन सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142 एंड डिस्क्वालिफाइड दोज एमएलएस फ्रॉम होल्डिंग मिनिस्ट्रियल ऑफिस। तो बट इसमें केसों में एक चंद्र केस में यहां मिसयूज ये होता है स्पीकर का कि जो हमने देखा अभी क्योतो होल्हान केस में, कि क्योतो होल्हान केस में सुप्रीम कोर्ट सेज कि कोर्ट विल नॉट इंटरवीन बिफोर द स्पीकर्स फाइनल वर्डिक्ट। तो जब ये आईएनसी के एमएलएस बीजेपी ज्वाइन करते हैं मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली क्राइसिस में, तो स्पीकर क्या करते हैं, 3 इयर्स तक डिसीजन ही नहीं लेते। इनको पता था कि क्योतो होल्हान के केस में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि जब तक आपका डिसीजन नहीं होगा तब तक सुप्रीम कोर्ट एंट्री ही नहीं करेगा, तो 3 इयर्स तक डिसीजन ही नहीं लेते हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, इसी का लूपहोल मिसयूज करते हैं। बट हियर सुप्रीम कोर्ट सेज कि दिस इज अनरीजनेबल डिले, एंड अनरीजनेबल डिले कैन नॉट बाय जुडिशियल इंटरवेंशन। अगर आप 5 साल तक एमएलए इलेक्ट हुए हैं और 5 इयर्स तक आप क्या रहे हो, डिस्क्वालीफाई ही नहीं कर रहे हो, दिस इज अनरीजनेबल टाइम। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट विल invoke article 142 and will disqualify those MLAs, and Supreme Court did in case of Manipur Legislative Assembly. Speaker sat on decision of disqualification, and then this matter was challenged before High Court, and High Court refused to issue writ mandamus, क्योंकि mandamus issue होता है, but High Court says कि according to Kyoto Holan case, court cannot intervene before the final decision of a speaker. But जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज होता है कि my lord, this is the gross violation of the कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे थोड़ी होता है कि 3-3 साल तक डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, यस, दिस इज अनरीजनेबल टाइम एंड इट कैन नॉट बार जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशरी विल इंटरवेन, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन 3 month रीजनेबल टाइमलाइंस, स्पीकर हैज टू डिसाइड विद इन 3 month, एंड सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड 142 एंड डिस्क्वालिफाइड दोज एमएलएस। जस्टिस रोहिंटन फली-नारिमन की बेंच ने रिकमेंड ये किया कि इसी केस में कि देयर शुड बी परमानेंट ट्राइब्यूनल। वही आइडिया सुप्रीम कोर्ट यहाँ का कि जब आप 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कर रहे हो तो एक किसी ट्राइब्यूनल के थ्रू होना चाहिए, जो एक रिटायर्ड जज या कोई पर्सन उसको हेड करे, उसके थ्रू आप इसको डिसाइड करो।
नेबम रेबिया केस 2016, नेबम रेबिया का केस का हमने सेपरेट लेक्चर भी रिकॉर्ड किया, आप उसको देख सकते हैं। नेबम रेबिया केस ये अरुणाचल प्रदेश का केस है। स्पीकर कैन नॉट डिस्क्वालीफाई मेंबर्स अंडर 10 शेड्यूल इफ हिज रिमूवल मोशन इज पेंडिंग। ये क्या था? नेबम रेबिया के केस में, नेबम रेबिया केस हमने इसका सेपरेट डिस्कशन भी किया है सेपरेट लेक्चर में, आप वहां से भी देख सकते हो, बट 1 मिनट में बता देता हूं। नेबम टूकी की गवर्नमेंट जो थी, ये आईएनसी से चीफ मिनिस्टर थे। कुछ एमएलए क्या करते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये मैटर चैलेंज, अब जब ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो जो स्पीकर होते हैं उस टाइम वो आईएनसी से थे, तो वो क्या करते हैं कि एमएलए जो ये ज्वाइन किए रहते हैं इनके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस इनिशिएट कर देते हैं अंडर 10 शेड्यूल। बट ये एमएलए क्या करते हैं, रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट कर देते हैं, रिमूवल मोशन इनिशिएट कर देते हैं अगेंस्ट द स्पीकर। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है कि क्या स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एमएलए को ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाइल द रिमूवल मोशन ऑफ स्पीकर हिमसेल्फ इज पेंडिंग। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट सेड नो, स्पीकर कैन नॉट डिस्क्वालीफाई दोज एमएलएज इफ द रिमूवल मोशन ऑफ द स्पीकर हिमसेल्फ इज पेंडिंग इन द हाउस। ऐसे केस में स्पीकर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये लेकिन प्रॉब्लम थी, ये सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज होती है सुभाष देसाई के केस में। सुभाष देसाई महाराष्ट्र की क्राइसिस, यहां हमने अभी देखा था ना महाराष्ट्र असेंबली क्राइसिस। सुभाष देसाई के केस में जो महाराष्ट्र क्राइसिस है, सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज होता है कि नेबम रेबिया के केस में प्रॉब्लम है क्या। नेबम रेबिया के केस में इस लूपहोल का मिसयूज हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि स्पीकर कैन नॉट डिस्क्वालीफाई मेंबर्स अंडर 10 शेड्यूल इफ हिज ओन रिमूवल मोशन इज पेंडिंग इन द हाउस, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। सपोज कल को कुछ एमएलए क्या कर रहे हैं, ये ज्वाइन कर लेते हैं, आईएनसी के सपोज मेंबर हैं और ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अब आइडियल सिचुएशन ये है कि स्पीकर इन सारे एमएलए जो ज्वाइन किए हैं इनको डिस्क्वालीफाई कर दें। बट अगर ये नेबम रेबिया का केस है तो ये इमीडिएटली क्या करेंगे कि ये स्पीकर के अगेंस्ट में रिमूवल मोशन इनिशिएट कर देंगे, स्पीकर इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। सुभाष देसाई का केस जो महाराष्ट्र में क्राइसिस होती है 22 में, एमएलए इसी का मिसयूज करते हैं। एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट में एमएलए क्या करते हैं, स्पीकर के अगेंस्ट में ही रिमूवल मोशन इनिशिएट कर देते हैं सो दैट उनको डिस्क्वालीफाई ही ना किया जा सके। जब सुभाष देसाई के केस से चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज होता है कि नेबम रेबिया में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड की ये जो 5 जज की बेंच थी नेबम रेबिया की, 7 जज बेंच में ये डिसीजन रेफर कर दिया गया है और मे भी हो सकता है फ्यूचर में ओवरटर्न हो जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, स्पीकर कैन डिस्क्वालीफाई मेंबर्स अंडर 10 शेड्यूल इवन इफ हिज ओन रिमूवल मोशन इज पेंडिंग। नहीं तो ये मिसयूज हो जाएगा, एक साइड एमएलए डिफेक्ट करेंगे, स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई करने जाएंगे, वही एमएलए क्या करेंगे, इनके अगेंस्ट में रिमूवल मोशन इनिशिएट कर देंगे, तो ये तो सब वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो ये महाराष्ट्र की क्राइसिस। अब महाराष्ट्र की हमने बताया कि उद्धव ठाकरे की जो ओरिजिनल शिवसेना थी वहां से एमएलए डिफेक्ट होके शिंदे की पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे। तो स्पीकर रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो ओरिजिनल शिवसेना है वो शिंदे की, एकनाथ शिंदे की पार्टी है। जब ये मैटर सुभाष देसाई के केस में चैलेंज होता है तो स्पीकर, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज कि स्पीकर मस्ट डिस्टिंग्विश द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी एंड लेजिस्लेचर पॉलिटिकल पार्टी। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मींस जिस ब्रॉड, जिसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, जो ओरिजिनल पार्टी थी उद्धव ठाकरे की पार्टी। लेजिस्लेचर पॉलिटिकल पार्टी ये है जिसके नंबर ऑफ एमएलए अभी हैं। तो स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट यहाँ कहता है कि स्पीकर को ये क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है कौन, जिसकी ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो रियल शिवसेना है। उद्धव एकनाथ शिंदे के पास भले एमएलए ज्यादा थे लेकिन वो ओरिजिनल शिवसेना नहीं है। लेकिन स्पीकर रिकॉग्नाइज करते हैं एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट को, पार्टी को एज ए ओरिजिनल शिवसेना। ये मिसयूज था, यही मैटर चैलेंज होता है जो कि स्पीकर मिसयूज करते हैं। तो यहाँ है पॉलिटिकल पार्टी, द ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द ओरिजिनल पार्टी, नॉट द लेजिस्लेचर पार्टी इलेक्टेड एमएलएज लेड बाय एकनाथ शिंदे। तो उद्धव ठाकरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, फाइनली एकनाथ शिंदे की पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है एज अ ओरिजिनल शिवसेना। सो अगेन पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिक्स यहाँ चल रही थी। एक और केस राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य 2007। सो
कुछ एमएलए क्या करते हैं, वो बीजेपी बीएसपी के टिकट से कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन और जीत जाते हैं, बट इलेक्शन के बाद वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक, बहुजन समाजवादी पार्टी एंड समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी लेड बाय बीएसपी सुप्रीमो मायावती एंड समाजवादी पार्टी करंटली हु इज द हेड ऑफ द समाजवादी पार्टी, मिस्टर अखिलेश यादव, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बीएसपी के एमएलए ज्वाइन कर लेते हैं एसपी को, समाजवादी पार्टी को। ये मैटर 2003 का है, जब चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे पहले स्पीकर क्वालिफाई ही नहीं करते हैं एमएलए को। ये मैटर लग जाता है सुप्रीम कोर्ट में 2007 तक। 2003 में एमएलए होते हैं, 2007 में सुप्रीम कोर्ट खुद ही डिस्क्वालीफाई कर देता है 2 एमएलए को, लेकिन इसके प्रोसेस में 4 साल लग जाते हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर लेते हैं अपना टेन्योर, तब जाके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। यहां मिसयूज होता है स्पीकर का। स्पीकर डिड नॉट डिस्क्वालीफाई दोज एमएलएज and they almost completed their 4.5 year tenure, and then final Supreme Court verdict came and Supreme Court disqualified those MLAs. ठीक है, तो यहाँ ग्रॉस वायलेशन है ये केशव प्रसाद मौर्य का केस, जहां ये देखने को मिलता है कि कैसे स्पीकर मिसयूज कर रहे हैं। सो अभी हमने ये जो केस स्टडीज डिस्कस किया है, ये आप याद रखना। नेबम रेबिया का केस हो गया, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस में कैसे सुभाष देसाई का केस है, राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश का केस है, नेबम रेबिया केसो में चंद्र सिंह का केस 2020 मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की क्राइसिस है, सर्टिफिकेशन आधार बिल का इशू जो है 2016 का, देन किहोतो होलान केस 1992 का है। आप अगर इसमें से 2-3 भी केसेस और उनके पर्टिकुलर कोर इशू अगर याद भी रखोगे तो इजिली कोई भी आंसर ले सकते हो, बिकॉज अभी मैं दिखाऊंगा पीपल हैव रिटन आंसर, बट आपको रेयरली 2-4 केसेस जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलते हैं। तो अगर आप 2-3 भी केसेस भी याद कर लोगे, 1-2 केसेस भी लिखे हो शॉर्ट नोट्स में, दैट्स मोर देन एनफ। नाउ द कमिटी रिकमेंडेशन टू रिफॉर्म द पोजीशन ऑफ स्पीकर, दिनेश गोस्वामी कमिटी 1990, मनी विल डिसीजन शुड बी मेड बाय ए कमिटी। वही पहले आइडिया, जैसे कि ट्राइब्यूनल होना चाहिए, कमिटी होनी चाहिए। बाय द वे ये एग्जैक्ट लाइन दिनेश गोस्वामी कमिटी की नहीं है, मैंने पैराफ्रेजिंग करके फिट कर दिया है। सिमिलर टू द प्रैक्टिस इन द यूके, पावर ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन, ये इसी के लिए आई थी डिस्क्वालिफिकेशन 10 शेड्यूल के लिए, दिनेश गोस्वामी कमिटी। एंड पावर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी वेस्टेड एंड इंडिपेंडेंट परमानेंट ट्राइब्यूनल और गिवन टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर एमपीज, प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एमएलए गवर्नर विद बाइंडिंग एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो या तो आप परमानेंट ट्राइब्यूनल से डिसाइड करो उस 10 शेड्यूल के मैटर को, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन को, या तो पावर प्रेसिडेंट गवर्नर में हो विद द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो हो। आप ये एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो, अदर देन कि आप स्पीकर में पावर वेस्टेड है, जो कि पॉलिटिसाइज होता है क्योंकि स्पीकर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं। सेकंड, मैंडेटेड टाइमलाइन फॉर ए डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन, यहां भी एक प्रॉब्लम है। ये दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं, बात ये सेकंड पार्ट ही है। अब 93 आर्टिकल में सेल एज सून एज लिखा है वर्ड, तो यहां ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आप यहां हेडिंग बना सकते हो एंड देन राइट डाउन अबाउट कि कैसे मैंडेट करो इस टाइमलाइन को। रूल्स मस्ट बी फ्रेम टू एंश्योर फिक्स्ड एंड स्ट्रिक्ट टाइमलाइन व्हिच द पोस्ट ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर मस्ट शैल बी फिल्ड एज इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव नॉट एन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93। अब 2 आर्टिकल याद रखे रहना, 178 एंड 93, दैट्स मोर देन एनफ। सेकंड, ARC recommended कि स्पीकर शुड रिजाइन फॉर्मली फ्रॉम द मेंबरशिप अपॉन इलेक्शन। अब ये सिंपल आइडिया है, कहां अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है यूनाइटेड किंगडम में। अगर कोई पर्सन स्पीकर है तो उसका जो एसोसिएशन है, लॉयल्टी थी पहले पॉलिटिकल पार्टी की। फॉर एग्जांपल करंटली हु इज द स्पीकर? मिस्टर ओम बिरला। ओम बिरला कम्स फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। तो यहां आर्गुमेंट ये है सेकंड ARC का कि जब वो स्पीकर की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं ऐसे पीरियड में, ऐसे टाइम के लिए, ये बीजेपी की जो एफिलिएशन है, इनका जो कनेक्शन है पॉलिटिकल पार्टी से, लॉयल्टी है, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। ऐसा यूके में फॉलो होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिस यूके मॉडल, व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम दिस यूके मॉडल। यूके मॉडल में एक प्रिंसिपल अडॉप्ट होता है, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। यूके में यह है कि ऑफिस इज सीवियर्ड फ्रॉम द
पार्टी पॉलिटिक्स टू इंश्योर एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी। एक बार जो पर्सन स्पीकर अपॉइंट चूज कर दिया जा रहा है, उसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स से, वो वहीं उसका कनेक्शन कट डाउन हो जाएगा, उसका कनेक्शन वहीं ब्रेक हो जाएगा। और अगर एक पर्सन स्पीकर है तो नेक्स्ट टाइम भी स्पीकर हो जाएगा, वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि एक बार कोई स्पीकर हो गया फिर से स्पीकर हो, हाँ वो रीइलेक्ट हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट वहां एक बार अगर आप स्पीकर हो गए, न्यूट्रल स्पीकर हो, तो आप वो चलते रहेंगे पॉलिटिकल पार्टी में, जरूरी नहीं कि आप स्विच करोगे, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया है। यहाँ रेजिग्नेशन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी परमानेंटली, आप उस पार्टी के मेंबर नहीं हो। तो सपोज ओम बिरला हैं, स्पीकर हैं, और उनकी पार्टी है बीजेपी। अब बीजेपी से जब उनका ये कनेक्शन ब्रेक कर दिया जाएगा, अब वो अगर बीजेपी के मेंबर नहीं रह सकते, नहीं रहेंगे, तो कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू करेंगे, जब नेक्स्ट लोकसभा आएगा, 19 लोकसभा आएगा, उसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं एज एन इंडिपेंडेंट न्यूट्रल स्पीकर। इसी आइडिया को वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर बोलते हैं। नो रिटर्न टू एक्टिव पॉलिटिक्स। एंड यूएस में ये ट्रेडिशन है कि जब कोई पर्सन स्पीकर हो जाता है तो उसको ऑटोमेटिक एलिवेट कर दिया जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबरशिप के लिए, जब उस बाद में वो उस पोजीशन से हटता है, तो एक एडवांटेज भी हो जाती है। आर्गुमेंट सेकंड एआरसी का ये है, लॉ कमीशन का ये है, एनसीआरडब्ल्यूसी जो वर्किंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए स्टैब्लिश होती है 2002 में, वो भी ये रिकमेंड करती है कि इंडिया में ऐसा मॉडल होना चाहिए कि जब स्पीकर अपॉइंट हो रहा है तो उसका जो कनेक्शन है पॉलिटिकल पार्टी से, ये ब्रेक कर दिया जाए। ये अगर हम कहीं से सीवियर कर देते हैं तो ये इंडिपेंडेंट न्यूट्रलिटी को बरत देता है। जो मिसयूज है, पॉलिटिसाइजेशन है स्पीकर की पोजीशन का, ये प्रिवेंट किया जा सकता है। सो ये यूके का मॉडल अडॉप्ट किया जा सकता है। बट इस यूके के मॉडल को अडॉप्ट करने के अपने चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं कि यूके जो है, यहाँ दो पॉलिटिकल पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, ये डोमिनेट करती हैं। इंडिया में दूसरा सिस्टम है, इंडिया में मल्टीपल पार्टीज हैं, वो कंटेस्ट कर रही हैं, पावर शेयर कर रही हैं सेंट्रल लेवल पे। तो वहां ये चैलेंजेस हैं, इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, आर्टिकल 93, 95 अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ऐसी पोजीशन वहां इवॉल्व करनी पड़ेगी। और बट इंडिया में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो आप ऐसा कर नहीं सकते हो, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए, और जो पर्सन हेड कर रहा है वो भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो डिफिकल्टी है, कंसेंसस की डिफिकल्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिफिकल्टी, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में ऐसा डुअल पार्टी सिस्टम नहीं है कि दो पॉलिटिकल पार्टी ही अल्टरनेटिवली रूल कर रही हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। And the final conclusion, simple: to institutionalize the neutrality model by stalwarts like Vittal Bhai Patel. विठल भाई पटेल की बात बताएं तो विठल भाई पटेल was the speaker in 1925, the colonial time period में, and he was the first person who resigned from his party, political party, स्वराज पार्टी उनकी थी, and then he was the speaker, उस टाइम में प्रेसिडेंट होते थे। एंड सोमनाथ चटर्जी का हमने 2008 में जब न्यूक्लियर डील हुआ तो वहां कैसे देखा कि इनकी पिपिटल रोल। एंड द स्पीकर मस्ट फंक्शन एज एन इम्पार्शियल एम्पायर rather than a player. An impartial and non-partisan speaker helps to strengthen the parliamentary democracy. एक एग्जाम्पल यहाँ हमने बताया, दो तीन एग्जाम्पल, जैसे कि रेड्डी 1967 में ये इंडिया के लोकसभा के स्पीकर होते हैं। ठीक, तो ये थे जो रिजाइन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट स्पीकर होते हैं जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देते हैं। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। विठल भाई पटेल तो कॉलोनियल पीरियड में थे 1925 में, जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करते हैं, स्वराज पार्टी से, टू एंश्योर द न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑफिस। बट नीलम संजीवा रेड्डी 1967 में आईएनसी से रिजाइन करते हैं टू एंश्योर द इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑफिस। ठीक, तो ये नीलम संजीवा रेड्डी का आप एग्जाम्पल, देन आप मौलांकर का एग्जाम्पल, चटर्जी का एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल आप अब याद कर सकते हैं। सुराज पाटिल का 1990s में एग्जाम्पल, कैसे वो इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज को।
तो ये सब एग्जाम्पल अगर आप याद रखोगे तो कोई भी आंसर बहुत इजीली फ्रेम कर सकते हो. नाउ द टाइम फॉर PYQs. सो पहला क्वेश्चन 2024 में ये अपीयर होता है, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर. अभी हमने डिस्कस किया ये यूके का मॉडल है. डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड impart objectivity to the house of the speaker of the Lok Sabha? What could be its implication for the robust functioning of parliamentary business in India? So do you think the practice should be adopted, impart objectivity to the office of the speaker of the Lok Sabha? तो आप उसको एक यस के फॉर्म में लिखोगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं व्हाई वी शुड अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस एंड उसके चैलेंजेस क्या हैं. ठीक, तो एक ये लिखोगे एंड देन व्हाट कुड बी इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द रोबस्ट फंक्शनिंग. ठीक है, तो इससे क्या ये इंस्टीट्यूशन कैसे स्ट्रेंथन हो जाएगा. थर्ड पार्ट ये हो जाएगा, वंस ए स्पीकर ऑलवेज स्पीकर. पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे. डिस्कस द रोल ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी इन कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क, फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस. तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्वेश्चन है, आर्टिकल 178 यहाँ अप्लाई करना है. ठीक, तो टेक अ 20 मिनट, राइट डाउन दीज आंसर्स, 10 मार्क करके हैं, दो पेजेस में आप लिखो, फिर हम डिस्कस करते हैं दिस आंसर, स्पेशली ये वाला थ्रू ए टॉपर्स आंसर. ठीक है, सो आई होप आप ट्राई किए होंगे. और अब हम यहाँ से देखते हैं ये आंसर. ये वाला आप प्रैक्टिस कर लेना. सेकंड वाला सिंपल है कि क्या रोल है. यहाँ सिंपल इन्होंने पूछा रोल ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, तो आप चले जाओ डायरेक्टली, हमने रोल ही डिस्कस किया है कि कैसे सर्टिफिकेशन बिल में है, यहाँ डिबेट डिस्कशन में है, सारी चीजें हमने एक एक करके डिस्कस किया. 5-6 पॉइंट उसमें से पिकअप कर लोगे, तुरंत आप इसको लिख सकते हो. क्या इशूज हैं, एक प्रॉपर वे फॉरवर्ड दे देना, और इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा आर्टिकल 178 वगैरह ऐड कर देना, तो उससे और ज्यादा अच्छा हो जाएगा. हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं टॉपर के आंसर से, ऑल इंडिया रैंक 30. ठीक, इनकी रिटर्न कॉपी. इस आंसर को डिस्कस करने से पहले आपको डिस्क्लेमर ये दे दूं कि ये आंसर एज अ टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में नहीं लिखा गया है, ये ओपन बुक से लिखा गया है. तो आपको ये नहीं सोचना है कितना कंटेंट कैसे आएगा. सेकंड, पर्पज यहाँ छोटी छोटी एरर वगैरह, क्योंकि थोड़ी सी फैक्चुअल एरर वगैरह आंसर में हो जाती है. पर्पज यहाँ है कि आपको स्ट्रक्चर देखना है कि कैसे टॉपर्स लिखते हैं, और जितना उनमें कॉन्फिडेंस होता है उतनी ही कॉन्फिडेंस से हमें अपना आंसर लिखना है. दैट्स इट. Once a speaker, always a speaker. Do you think the practice should be adopted, impart objectivity to office of the Speaker of the Lok Sabha? What could be its implication for the robust functioning of parliamentary business? Introduction इन्होंने कैसे लिखा, बहुत लेंदी इंट्रोडक्शन. आपको ये 2 to 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 9-10 लाइन का जो इंट्रोडक्शन है, ऐसा इंट्रोडक्शन आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये 10 मार्कर का 2 ही पेज है. इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखोगे तो फिर आंसर ही नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि ये आंसर के 3 पार्ट हैं. द स्पीकर ऑफ द, बाय द वे देखते हैं, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी एन impartial figure who presides over proceedings of the house, maintains order and uphold the rules and procedures. Thus to maintain impartiality, concept of once speaker always speaker comes out. और भी अगर आप इसको थोड़ा और इसमें ऐड करना हो तो आप यहाँ यूके का मॉडल लिखोगे कि दिस इज यूके मॉडल. ठीक है, बाद में इन्होंने यहाँ लिखा है where speaker is elected from the house of commons. After elected as a speaker, member of the parliament will resign from membership of party to maintain neutrality and impartiality. करेक्ट है, एक डिसेंट इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा लेंदी है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं. ठीक, और इंडिया के केस में थोड़ा सा यहाँ टच देना है, तो आप आर्टिकल 93 ऐड कर देना कि कैसे वहां स्पीकर डिप्टी स्पीकर की पोजीशन है. हाउ दिस प्रैक्टिस can impart objectivity to the office of speaker. Preserving order and decorum, impartial speaker, maintain discipline, enforce rules, prevents disruption, allowing for constructive debate and discussion, fair and equal treatment. This provides equal opportunity for participation, ensuring that every member's voice is heard and respected, building consensus. Impartial speaker can foster an environment conducive to consensus building. अब इसको अगर आपको और इंप्रूव करना है तो आप यहां देखोगे कि कैसे इंपार्शियल ऑब्जेक्टिविटी स्पीकर रोल प्ले करते हैं. इंपार्शियल रोल किस केस में, सर्टिफिकेशन ऑफ आधार बिल. आप यहां ऐसे एग्जांपल नोट डाउन करने का कि कैसे यहां ये एग्जांपल होता है. इस केस में जब यहां लिखो कि एंटी डिफेक्शन लॉ का जब केस एंटी डिफेक्शन डिसाइड कर रहे हैं अंडर 10 शेड्यूल,
जब डिफेक्शन स्पीकर डिसाइड कर रहे हैं, ऐसे केसेस में कैसे इम्पार्शियल रोल प्ले कर रहे हैं, वो सारे एग्जाम्पल कोट करके आप और भी इफेक्टिव बना सकते हो। एंड देन द इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग इन मेकिंग रूल्स, रूलिंग ऑफ पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, इंटरप्रेटिंग पार्लियामेंट्री रूल्स, डिसीजन ऑन बिल्स, बिल्स में मनी बिल्स का एग्जांपल आप देते हो क्योंकि वही कंट्रोवर्शियल है, प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, ये भी सही है, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी वाइस बाय गिविंग इक्वल चांस टू एवरी पार्टी, यहाँ आप किसी का एग्जांपल डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, कि राबी रे वगैरह का एग्जांपल, राबी रे कैसे 1989-90 में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ऐसे करके इंपॉर्टेंट आप एक एक एग्जांपल, ये हेडिंग ऐसे ही लिखो बट यहाँ एग्जांपल दे दो और भी इंटरेस्ट कंटेंट हो जाएगा। अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ ऑफिस बाय एक्टिंग एज अ सिंबल ऑफ न्यूट्रलिटी इंटीग्रिटी, फिर वही वर्ड रिपीट हुआ है, आप इसको और ज्यादा एनरिच करने के लिए आप यहाँ सोमनाथ चटर्जी का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक। सो वो 3-4 एग्जाम्पल, जीबी मावलंकर का एग्जाम्पल दे सकते हो, कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं पार्लियामेंट्री डीआरएससी को, शिवराज पाटिल का एग्जाम्पल दे सकते हो। सो स्पीकर का रोल कैसे है मनी बिल को डिसाइड करने में, डिफेक्शन को, यहाँ देखो मनी बिल का नाम नहीं आया है, डिफेक्शन का नाम नहीं आया है, ये सब आप कोड करके इवन इससे बेटर आंसर ले सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा आंसर नहीं है, डिसेंट आंसर है, बट और भी अच्छा आप कर सकते हो क्योंकि मैं भी आइडियल फ्रेम में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इम्प्लीकेशन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, बट एक चीज यहाँ अगर आप आंसर को देखो तो यहाँ एक चीज मिस हो गई कि जो क्वेश्चन था वो पूछ रहा था कि डू यू थिंक द प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो पहले आप ये बताओ कि इम्पार्ट किया जाए कि नहीं, उसका क्या रेशनल है और क्या उसके चैलेंजेस हैं, इशू हैं, तो कुछ तो इशू होंगे कि हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा कि इंडिया में डुअल पार्टी सिस्टम नहीं है, मल्टीपल पार्टीज हैं, आपको अमेंडमेंट की चैलेंजेस हैं, उसके लिए मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो वो चैलेंजेस है, वो सब आप चैलेंजेस यहाँ लिखोगे कि क्या इशूज हैं कि हम अडॉप्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं और हमने एक मिक्स टाइप का सिस्टम अडॉप्ट किया है, तब आप जाके लिखोगे सेकंड वाला, इम्प्लीकेशन ऑन फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट इन लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट emphasized नीड ऑफ impartial स्पीकर टू इंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, देयर इज नो सच केस। लोक प्रहरी का केस दूसरा केस था, लोक प्रहरी का केस असेट वगैरह से रिलेटेड है, एमपीज वगैरह के जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, आप अगर पता हो तो 2025 में एक क्वेश्चन भी इसका आता है लोक प्रहरी से रिलेटेड, तो ये केस यहाँ फैक्चुअली एरर है, इसमें इनकरेक्ट है। और एक लोक प्रहरी का केस है कि बैंगलोर वगैरह रिटायर्ड चीफ मिनिस्टर वगैरह को होते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वगैरह को, उनके लिए, तो लोक प्रहरी का केस यहाँ रिलेटेड नहीं है। आप बाकी केसेस, क्योतो होलान केस, केशव मेघचंद्र केस, देन आप और भी महाराष्ट्र क्राइसिस वगैरह के केसेस वगैरह वो जो हमने डिस्कस किया, मणिपुर का केस, नेबम रेबिया वगैरह के केस, वो सब आप डिस्कस यहाँ कर सकते हैं और केशव प्रसाद मौर्य के केस डिस्कस कर सकते हैं। रीडिफाइंड रोल ऑफ स्पीकर, गार्डियन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स, नॉट पार्टी स्पीकर, प्रिंसिपल स्पोक्सपर्सन फॉर ऑल अफेयर्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट, बिल फॉर स्क्रूटनी फ्रॉम पार्लियामेंट्री कमेटी was not done in case of 3 फॉर्म बिल्स, यस ये वैसे ही पास कर दिया जाता है, 370 वाले में ये डिस्प्यूट रहता है। बिल टेक इम्पार्शियल डिसीजन ऑन मनी बिल, एलिगेशन ऑफ बाईपासिंग राज्यसभा इन आधार बिल, ठीक है 2016 में। विल टेक इम्पार्शियल डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी अंडर आर्टिकल 102, नहीं ये 102 नहीं है, ये 10 शेड्यूल है। 102 में प्रेसिडेंट और गवर्नर डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं क्वालिफिकेशन एमपीज की, ठीक है, वो जो इंसॉल्वेंसी वगैरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह से रिलेटेड इशू रहता है वो 102 में है, ये 10 शेड्यूल में स्पीकर डिसाइड करते हैं, 102 में उनके पास पावर नहीं होती, तो ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है। एज स्टेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन राजेंद्र सिंह राणा केस 2007, ओवरऑल एन इम्पार्शियल स्पीकर, ठीक है, contributes to the effective functioning of the parliament by fostering a conducive environment for an open debate, protecting rights of all members, upholding integrity of legislative process। आप अगर नोटिस करें तो यहाँ देखो रिपीटेशन ऑफ वर्ड है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड जो 3-4 केसेस, क्योतो होलान केस, नेबम रेबिया केस, केशव मेघचंद्र केस, सिंगा केस, देन महाराष्ट्र क्राइसिस का केस, ये सब जो देसाई का केस है, ये सब आप कोट कर सकते हो यहाँ। इसको और भी इफेक्टिव बनाने के लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट, एनसीआरडब्ल्यूसी की कमेटी की रिपोर्ट, देन जो वर्किंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए एआरसी को आप कोट कर सकते हो, ये सब आप यहाँ रिकमेंड कर सकते हो और भी ज्यादा इफेक्टिव आंसर हो जाएगा।
तो ये हमने डिस्कस किया ऑल इंडिया रैंक 13 का मॉडल आंसर कैसे होने लगते हैं, बट आप इसको और भी इंडेक्स कर सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू, कमिटी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर रिलेटेड टू लोकसभा स्पीकर। सो चलते हैं बस यहीं तक। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड डे।